हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर्स यानी सदिश राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और सदिश राशियों में अभी हम लोगों ने छोटी सी कुछ बातें सीखी हैं। जैसे हमने सीखा था वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, और फिर हमने सीखा था वेक्टरों का योग क्या होता है। वेक्टरों के योग में हमने दो बातें सीख ली थी, एक तो त्रिभुज विधि सिंपल सी साधारण सी, और दूसरी फिर हमने पढ़ी थी समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि में हमने फॉर्मूला भी प्रूफ कर लिया था, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वेक्टर p का स्क्वायर प्लस वेक्टर q का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर p q cos थीटा। ठीक है, आज हम पढ़ने चल रहे हैं तीसरी विधि जिसे हम लोग कहेंगे बहुभुज विधि। और ये विधि भी आपकी त्रिभुज विधि से ही संबंधित है। बट त्रिभुज विधि हो या समांतर चतुर्भुज विधि हो, ये दोनों विधियों में हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं और एक परिणामी प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुभुज का मतलब हो जाएगा दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हमें जोड़ना है और जोड़कर हमें उनका परिणामी प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो वो है हमारे पास आज की विधि जो है वो है बहुभुज विधि। क्या है? बहुभुज विधि। बहुभुज विधि में मान लिया कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं जो आपको दिए गए, पहला a, दूसरा b, तीसरा c, चौथा d और पांचवा e। इन सभी के अलग अलग परिमाण हैं। पहले का वेक्टर a, दूसरे का वेक्टर b, तीसरे का वेक्टर c, चौथे का वेक्टर d और पांचवें का वेक्टर e। ठीक है, ये पांच अलग अलग जो हैं वो क्या है? वेक्टर्स। अब हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि इनका एक परिणामी प्राप्त करना है कि अगर इन सभी वेक्टर्स को जोड़ दिया जाएगा तो इनका परिणामी यानी रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो मान लिया पहले a और b, ये हम मानेंगे a और b के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा θ1, b और c के बीच का जो एंगल होगा वो आएगा θ2, c और d के बीच का जो एंगल होगा वो आएगा θ3 और d और e के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा θ4। यानी हमने इन सभी एंगल्स को माना हुआ है कि होते नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि इन वेक्टरों का योग करना है। तो योग करने से पहले आप इनमें से सबसे पहले एक आधार वेक्टर को छांटिए, और जहाँ से छाटेंगे शुरुआत वहीं से कर लेंगे। अगर आप मान लीजिए ई को लेते हैं तो फिर हम ई से शुरुआत करेंगे, ई से ए जोड़ेंगे, ए से बी जोड़ेंगे, बी से सी और सी से डी। ए से शुरुआत करें तो ए से बी जोड़ेंगे, बी से सी जोड़ेंगे, सी से डी जोड़ेंगे और डी से ई। जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं से एंगल लेंगे। अब चूँकि हमारे लिए ए जो है वो सीधा सा दिख रहा है कि साधारण वेक्टर है, ठीक है, हमने इसे वेक्टर ए माना है, आधार वेक्टर मान लिया। ठीक, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो आधार वेक्टर है उसको बनाते हैं। ये हमारे पास आधार वेक्टर हो गया जिसका नाम क्या हुआ? वेक्टर। अब चूंकि कोई एंगल तो वैसे नहीं दिया गया था, हमने माना हुआ है, तो हमें अब क्या करना है? अगले वेक्टर a को वेक्टर b से जोड़ना है। अब वेक्टर a को जब b से जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे भाई? सिंपल सा तरीका तो यही है कि पहले वेक्टर का हमें क्या जोड़ना होता है? सिर, और दूसरे वेक्टर का उच्च। तो वेक्टर a जो है वो परिमाण यहाँ तक है, इसको हमने डॉटेड करके आगे बढ़ाया और यहाँ से जो एंगल था b का वो एंगल लिया और यहाँ से हमने वेक्टर b को ड्रॉ किया। तो अब हमने दो वेक्टर जोड़ दिए, पहले वेक्टर a जोड़ा, फिर हमने वेक्टर b जोड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब करना ये है कि हम दो वेक्टर्स को जोड़ के उनका परिणामी प्राप्त करते हैं। पहला नियम जो है वो यही है, हम भी वही करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर मिलेंगे, हमें कुछ नहीं सोचना है। पहले वेक्टर से कुछ से दूसरे वेक्टर के सिर को मिलाते हुए आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और ये जो है वो a और b का परिणामी है जिसे r1 कहेंगे। क्या कहेंगे? r1 कहेंगे। ठीक है, तो ये जो r1 है ये a और b को जोड़कर आया है। तो कहीं पर अगर आपको इसका मान लिखना है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक, दो वेक्टर्स जुड़ चुके हैं। अभी हमारे पास सी, डी और ई बाकी है। अब वेक्टर सी को जोड़ना है वेक्टर बी से,
तो क्या करेंगे, वेक्टर बी जो है इसको आप डॉटेड आगे बढ़ाइए और यहाँ से जो एंगल दिया था वो एंगल लीजिए और आप अपना वेक्टर सी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया आपका वेक्टर सी। अब जो वेक्टर सी है इसके लिए इन दोनों का परिणामी है R1, यानी जो पहले वेक्टर का काम करेगा वो होगा R1 और दूसरा जो वेक्टर है वो बनेगा C। तो अब आप क्या करेंगे, पहले वेक्टर के उच्च से दूसरे वेक्टर को सिर को जोड़ दीजिए, एक वेक्टर बना करेंगे। तो ये हो गया आपका इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जिसे आप लिखेंगे R2 और इसके लिए पहला वेक्टर है R1 प्लस दूसरा वेक्टर है C। कितने जुड़ गए, 1 2 3। अब आपको क्या करना है, C से D को जोड़ना है। तो C से D के बीच का जो एंगल है वो है, यहाँ पर θ1 था, यहाँ पर θ2 था, तो C को फिर से आपने डॉटेड आगे बढ़ाया और यहाँ से एंगल ले लिया θ3 और θ3 लेकर आपने ये जो अगला वेक्टर है इसको ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है ये आपका बन गया वेक्टर D। क्या बन गया, वेक्टर D। अब वेक्टर D के लिए अगर बात करते हैं तो पहला वेक्टर का काम कौन कर रहा है, R2। कौन कर रहा है, R2। तो पहले वेक्टर का काम R2 कर रहा है और दूसरा वेक्टर कौन सा है, D। तो इसका जो परिणामी लिखेंगे वो पहले वेक्टर के उच्च से दूसरे वेक्टर का सिर आप जोड़ देंगे। तो ये आ गया अब आपके पास R3 और ये R3 क्या है, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D के बराबर है। देखो 4 जुड़ गए, आखिरी बचा पांचवा कौन सा, वेक्टर D और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, θ4 है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से एंगल लेंगे और ये एंगल लेकर आप ये ड्रॉ कर देंगे, जो बन गया आपका वेक्टर E। और ये जो वेक्टर E है ये आपका है अंतिम वेक्टर। तो इसका मतलब है कि इसके लिए पहले वेक्टर का काम करेगा R3 और दूसरे वेक्टर का काम करेगा E। इसको आप मिलाकर सीधे ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका जो बन गया वेक्टर R। और ये वेक्टर R जो बन गया है वो वेक्टर R3 प्लस वेक्टर E के योग के बराबर है। ठीक है, तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो है R। क्या है, R। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने ज्ञात किया R1 इक्वल क्या आ जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। फिर हमें प्राप्त हुआ R2 के लिए पहला वेक्टर था R1 प्लस वेक्टर C। तो R1 कितना था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B और ये आ गया प्लस वेक्टर C। फिर निकालेंगे R3 इक्वल क्या आ जाएगा, R2 प्लस वेक्टर D। R1 इक्वल ठीक है, हाँ R2 इक्वल कितना था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। ठीक है, फिर हमने निकाला परिणामी रिजल्टेंट R। तो वेक्टर R बराबर क्या था, R3 प्लस वेक्टर E। लेकिन R3 हमारे पास है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D और प्लस वेक्टर E। तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो सभी वेक्टरों के योग के बराबर है। ये आपका एक क्वेश्चन था, ये उसका डायग्राम है और ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छे से इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है 2 सदिश राशियां हैं और उन सदिश राशियों के परिमाण जो हैं वो 8 और 6। 2 राशियां हैं, इनके परिमाण दे रहा है। तो पहली राशि को आप कुछ भी मान लीजिए पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे दिया है यानी गिवन। मान लिया वेक्टर P बराबर दे रहा है 8 और वेक्टर Q बराबर दे रहा है 6। आपको क्या करना है, रिजल्टेंट तो फाइंड करना है, लेकिन कब, जब थीटा इक्वल 0 डिग्री हो। नंबर सेकेंड, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री हो। नंबर थर्ड, जब थीटा इक्वल 120 डिग्री हो। और नंबर फोर्थ, जब थीटा 180 डिग्री हो और जब 120 डिग्री। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि रिजल्टेंट का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर वेक्टर P स्क्वायर प्लस वेक्टर Q स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर P Q कॉस थीटा। इसमें से नंबर फर्स्ट करते हैं, मतलब थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 0 डिग्री।
तब वेक्टर r इज इक्वल टू आएगा p का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 0 मतलब कॉस 0 लिखते हैं ना पहले चेक। तो वेक्टर r इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर ये कितना हो गया 64 प्लस 36 प्लस 96 और इंटू में कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 100। तो वेक्टर r इज इक्वल टू आ गया 100 प्लस 96 यानी अंडर रूट के अंदर 196। तो ये वैल्यू बेटा जो होती है वो होती है 14। तब रिजल्टेंट कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको नंबर सेकंड करना है, मतलब जब थीटा इज इक्वल टू कितना लेना है 90 डिग्री, तब हम रखेंगे वेक्टर r इक्वल अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90। ठीक है, मतलब वेक्टर r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 64 प्लस 36 यानी वेक्टर r इज इक्वल टू आ गया 100 यानी कितना आ गया 10। ठीक है, फिर नंबर 3 पे बात कर रहे हैं जब थीटा इज इक्वल टू कितना लेना है 180 डिग्री, तो क्या आएगा तब वेक्टर r इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू में कॉस 180। ठीक है, यानी वेक्टर r इज इक्वल टू कितना हो गया 64 प्लस 36। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस यहाँ पर 96, लेकिन cos 180 की वैल्यू -1। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ गया 100 माइनस 96 यानी कितना बच गया 4, यानी वेक्टर r इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अलग अलग एंगल रखे से फाइंड किया है। अब बचता है कॉपी करना है, जल्दी से करो इसे। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके कॉपी करो और फिर आगे। चलो देखो, तो अब नंबर 4 बचता है और नंबर 4 जो है वो है 120। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 120 डिग्री। तो वेक्टर r इक्वल अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 120। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ गया वेक्टर r इक्वल 64 प्लस 36 प्लस ये कितना आ गया 96 इंटू में कॉस 180 वैल्यू माइनस का 1/2 कितना आएगा 48। ठीक है, तो वेक्टर r इक्वल आ गया 100 माइनस 48, तो कितना बचेगा भैया 52। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं है? इसे आप 13.2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अब आप आगे के अपने सारे न्यूमेरिकल्स जो भी आपको बुक में मिले उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। ओके।